स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे ओहम्स लॉ के ऊपर। अब ओहम लॉ क्या है बेसिकली कि ओहम लॉ ये बात करता है जी कि अगर आप ज्यादा आप एक सर्किट के अंदर अगर आप एक बड़ी बैटरी अप्लाई करेंगे तो जो करंट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा। कम बैटरी यानी ज्यादा पावर की बैटरी होगी तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, कम पावर की बैटरी होगी तो कम करंट फ्लो करेगा। अब ये कैसे है, यानी ओहम बेसिकली 1826 के अंदर उन्होंने ये बात नोट की थी, यानी 18 सेंचुरी से पहले या 18 सेंचुरी के स्टार्ट में ही आपकी जो बैटरी जो है वो डिस्कवर हुई थी। और जो जॉर्ज साइमन ओहम था बेसिकली एक स्कूल टीचर था जो कि पहले स्टैटिक चार्जेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, लेकिन जब बैटरी 1800 में बैटरी डिस्कवर हुई, ठीक है, यानी सेल डिस्कवर हुआ, तो उसके बाद जो है हमारे पास यानी जो फिजिक्स थे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर यानी मूविंग चार्जेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करने शुरू किए तो ओहम ने ये बात वहां से ऑब्जर्व की कि वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। अब ये कैसे है, यानी अगर आप दो सर्किट डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक बैटरी आपने कनेक्ट की है, ठीक है, और एक बैटरी आपने यहां पे कनेक्ट की है, ठीक है, यहां पे कनेक्ट की है, लेकिन ये जो बैटरी है लेट्स सपोज ये है लेट्स से 3 वोल्ट की बैटरी है और ये जो है 1.5 वोल्ट की बैटरी, यानी ईएमएफ की बात की जाती है। बैटरी का बेसिकली बैटरी की पावर होती है, बैटरी भी एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है। अब इसके साथ भी यानी ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इसके साथ हमने क्या कनेक्ट किया, एक हमने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, अब बल्कि एमीटर अटैच करें ताकि ये करंट को मेजर करे, ठीक है, ताकि ये करंट को मेजर करे, ठीक है। एमीटर यहां पे अटैच कर दिया। इसी तरह से एक इसके साथ हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बल्ब आप जानते हैं बेसिकली इसके अंदर एक फिलामेंट होगा जो हम यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली एक फिलामेंट के तौर पे आ रहा है, ठीक है, जिसमें से डेफिनेटली करंट पास करेगा और देन ये जो है इसका दूसरा टर्मिनल हमारी बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। और इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरह का सर्किट हमने यहाँ पे भी बनाया, ठीक है। सिंपल इसलिए है, ये मैं सिंपल सर्किट इसलिए ले रहा हूं कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसके साथ भी हमने एक एमीटर कनेक्ट किया, ठीक है, जो कि इस करंट इसके अंदर जो करंट है उसको मेजर करेगा, और यहाँ पे भी एक हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सीरीज के अंदर है सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पे डेफिनेटली इसमें जो बल्ब कनेक्ट हुआ है उसका भी वो भी जब ग्लो करेगा तो किस वजह से फिलामेंट टंगस्टन हो सकता है, किसी भी मेटल का फिलामेंट यहाँ पे आपने अटैच किया। अब देखें हमने देखा जी एमीटर यहाँ पे जितनी, अब देखें एमीटर क्या है, बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है। क्या करता है जी, करंट यानी फ्लो ऑफ चार्जेस को मेजर करता है एक क्रॉस सेक्शन में पर सेकंड के लिहाज से, बताएगा कि कितने इस वायर में से पर सेकंड के लिहाज से कितने चार्जेस पास करें। ये करंट है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट जो होता है, ठीक है, इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, एम्पेयर्स, ठीक है, एम्प्स भी बोलते हैं या एम्पेयर्स भी बोलते हैं, जो कि जो साइंटिस्ट एम्पेयर उसी के नाम पे रख दिया गया। और उसी तरह से वोल्टेज, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से डिनोट करते हैं वो किसके इक्वल है, 3 वोल्ट के इक्वल है। अब यहाँ पे आप देखें ये दिस इज नॉट अलजेब्रिक इक्वेशन, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है कि V इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V, ऐसा नहीं होता। बेसिकली फिजिक्स के अंदर वोल्टेज का जो डायमेंशन है, जो सिंबल है वो भी V होता है और जो इसका यूनिट है जिसको हम वोल्ट्स बोलते हैं वो भी आप V से ही डिनोट करते हैं, तो वोल्टेज इज इक्वल टू 3 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह से हम जो जॉर्ज साइमन था उसने यानी जॉर्ज साइमन ओहम बेसिकली पूरा नेम है उसका, उसने ये बात ऑब्जर्व की कि 3 वोल्ट के केस में आपका जो एमीटर है, 3 वोल्ट के केस में आपका एमीटर जो करंट शो कर रहा है वो कितना है, 0.6 एम्पियर है, ठीक है, 0.6 एम्पियर है। और 1.5 वोल्ट के केस में जो आपका एमीटर करंट शो कर रहा है वो कितना है, 0.3 एम्पियर है। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, यानी 0.3 एम्पियर इस केस में और 0.6 एम्पियर इस केस में, मीन के हमने देखा जब वोल्टेज 3 वोल्ट है जो कि इस वोल्टेज के 2 टाइम्स के बराबर है, यानी 1.5 टाइम्स 2 करें तो 3 वोल्ट आता है, ठीक है। यानी अगर इसका वोल्टेज, यानी मैं लेट सपोज ये बोलता हूं ये सर्किट ए है और ये सर्किट बी है, यानी सर्किट ए का जो वोल्टेज है, ठीक है, वो 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज ऑफ सर्किट बी है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज ऑफ सर्किट बी है। और इसी तरह जो करंट है यानी आई जो है वो सर्किट ए का वो 2 टाइम्स ऑफ करंट ऑफ सर्किट बी है, ठीक है। तो यहां से हमने देखा जी कि अगर हम वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी 2 टाइम्स हैवी लगाएंगे
दोनों सर्किट्स में, यानी इस सर्किट में अगर इस सर्किट के मुकाबले में 2 टाइम्स हैवी बैटरी लगाएंगे तो करंट भी 2 टाइम्स ज्यादा पास करेगा, 2 टाइम्स ज्यादा पास करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वोल्टेज जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे हम थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, यानी ज्यादा से ज्यादा चार्जेस पास करेंगे। लेकिन आपने देखा कि प्रोपोर्शनलिटी को जब भी खत्म करें तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड आर, व्हिच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है जी, एक रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब चार्जेस के फ्लो होने को रोका जाए वो रेजिस्टेंस कहलाता है। चार्जेस के फ्लो होने को रोकना, यानी रेजिस्टेंस की वजह से चार्जेस को रुकावट पैदा होती है। जो वोल्टेज है वो चार्ज को एनकरेज करता है। ठीक है, उनको हेल्प करता है कि वो मूव करें, और करंट जो है वो चार्ज का फ्लो करना है। ठीक है, अब उसने एक्सपेरिमेंटली ये बात नोट की कि किसी बैटरी का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होता है, आर टाइम्स करंट के, यानी उस सर्किट का जितना रेजिस्टेंस है उसको अगर करंट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वोल्टेज ऑफ द बैटरी के बराबर होगा। अब हमने देखा जी कि आर बेसिकली हमने बोला कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, अगर मैं यहां से आर को अलग करता हूं तो आर मेरे पास किसके इक्वल आ जाता है, वोल्टेज ओवर करंट के बराबर आ जाता है। वोल्टेज ओवर करंट के बराबर आ जाता है। आप वोल्टेज दोनों सर्किट में फाइंड आउट करें। यहां पे आर यानी आर ए इज इक्वल, आर तो बेसिकली कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा वी ए, यानी वोल्टेज ए सर्किट के अंदर। ठीक है, और करंट ए सर्किट के अंदर डिवाइडेड बाय, और यहां पे देखें आर यानी रेजिस्टेंस यहां पे किसके इक्वल आ जाएगा, वोल्टेज बी सर्किट के अंदर और करंट ए सर्किट के अंदर। ठीक है, इस रिलेशन के मुताबिक वोल्टेज ए करंट के अंदर कितना है, 3 वोल्ट है। तो आप देखें 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय, आप देखें कितना है करंट, कितना है 0.6। आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 5 ओम। आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, बिकॉज पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 10 बन जाएगा, 3 1 3 2 6 और 2 1 2 5 और 5 ओम। ओम बेसिकली क्या है, इसका मतलब है ओम एक यूनिट है किसका, रेजिस्टेंस का यूनिट है। ओम किसका यूनिट है जी, रेजिस्टेंस का। एक ओम किसके बराबर होता है, यानी 1 ओम इज इक्वल टू जब एक सर्किट में से एक वोल्ट आप जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसमें जो करंट पास करे वो 1 एम्पियर हो, तो वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, 1 ओम के इक्वल होगा। इसका मतलब है ओम बराबर है वोल्ट पर एम्पियर। ओम बराबर है वोल्ट पर एम्पियर। इसी तरह यहां से भी देखें, यहां पे भी अगर आप देखें तो यहां पे आर किसके इक्वल आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस बी कितना है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, करंट कितना है, 0.3 एम्पियर है। इन दोनों को सॉल्व कर लें, आपके पास रेजिस्टेंस तब भी 5 ओम ई आर है। ओम बेसिकली ग्रीक लेटर है जो है ओमेगा। ठीक है, लास्ट लेटर आई थिंक ग्रीक का, तो ये इस रेजिस्टेंस के यूनिट के लिए हम इसका सिंबल यूज करते हैं 5 ओम। अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, कि रेजिस्टेंस हमने बोला था आर कांस्टेंट है, तो आप देख लें यहां पे भी, इसमें भी आर 5 ओम है, इसमें भी आर 5 ओम है। ठीक है, तो इस वजह से ये बेसिकली ओम लॉ है जो कि ओम ने ऑब्जर्व किया था और हमें बता दिया कि जब भी आप अब रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस इस वायर का रेजिस्टेंस हो सकता है। रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या, थोड़ा सा इस पे भी बात करते हैं जो कि डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अब देखें, एक कंडक्टर हम बात करते हैं जी, कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्यों जब आप इसको हीट अप करते हैं तो एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें से निकल जाते हैं और इस कंडक्टर के अंदर ही मूव करना शुरू कर देते हैं, जो कि हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप इसको एक पाथ प्रोवाइड करोगे बैटरी के थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव से, तो कन्वेंशनली हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन एक्चुअली आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो डेफिनेटली एटम से टकराएंगे, एटम से टकराने पे रगड़ पैदा होगी, रेजिस्टेंस पैदा होगी। अब जब रेजिस्टेंस पैदा होगी तो हीट पैदा होगी, तो अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा। इसी वजह से पोटेंशियल, जब आप देखें आपका एक पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल जो यहां पे होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल यहां पे होगा वो जब इस बल्ब में से पास करेगा तो इसके फिलामेंट में से पास करेगा, तो यहां पे रेजिस्टेंस पैदा होगी जिससे आपका बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब यहां पे जो बल्ब ग्लो करेगा वो ज्यादा तेज होगा, यहां पे जो बल्ब ग्लो करेगा वो कम तेज होगा, बिकॉज इस यहां पे करंट कम पास हो रहा है, यहां पे करंट ज्यादा पास हो रहा है। ठीक है, अब बल्ब जब ग्लो करता है, क्यों करता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब पास करते हैं इस फिलामेंट में से, तो फिलामेंट के जो एटम है उनके साथ इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, रेजिस्टेंस पैदा होती है, तो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, थर्मियोनिक एमिशन आप डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में जाके, उसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, फिलामेंट ग्लो करता है बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट जो टंगस्टन होता है बहुत ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसपे मेल्ट करता है, इसलिए ये बहुत हीट अप हो जाता है, रेड फॉर्म में चला जाता है और ये ग्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस तो वायर का भी हो सकता है, वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है जो हम इग्नोर करते हैं। रेजिस्टेंस इस बैटरी का भी होता है, बिकॉज जो बैटरी आप यूज करते हैं इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं,
ठीक है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर है इसमें जो आयंस ट्रेवल करते हैं उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। उनको भी रुकावट पैदा होती है सोल्यूशन, यानी जो सोल्यूशंस आप यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, लेट्स सपोज सल्फ्यूरिक एसिड है या जो भी है, उनमें जब टकराते हैं तो वहां पे भी रेजिस्टेंस पैदा होता है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, वायर का रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है जिसको हम जीरो सपोज करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो सबसे ज्यादा जिसका सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है वो इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट यूज हुआ है उसका रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन को रोकता है। तो उस रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि यूटिलाइज हो गया इस हीट एनर्जी में, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस था इस बैटरी ने, जितना इस पॉजिटिव चार्ज को पोटेंशियल दिया, ठीक है, जो कि हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा है, वो जब यहां पे पहुंचता है तो उसका पोटेंशियल जाया हो जाता है। कहां पे जाया हुआ? वो पोटेंशियल जो है वो उसने इसको हीट अप कर दिया, यानी वो पोटेंशियल कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी के अंदर। अब अगर इसमें से जितना करंट फ्लो करता है उसको इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो और आप वोल्टेज देख लो तो वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यही बेसिकली ओहम ने ऑब्जर्व किया था। अब ओहम का लॉ जो है वो हर मेटल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये भी आपने जहन में रखना है। अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने देखा अगर मेटालिक जो कंडक्टर है उनका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ठीक है, पीडी, जिसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, जिसको हम वोल्ट में बेसिकली मेजर करते हैं, या इसी तरह अगर आप इस साइड पे करंट ले लें आई, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे करंट देखें 0.2 है, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे अगर 0.4 है, मैं जस्ट एक रफ रीडिंग ले रहा हूं, यहाँ पे 0.6 है, ठीक है, और यहाँ पे 0.8 है, ठीक है, एम्पियर। और इसी तरह वोल्टेज यहाँ पे 1 वोल्ट है, ये 0 था, यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे 4 वोल्ट है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा एक मेटालिक कंडक्टर के लिए वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन अगर आप डिफरेंट अदर जो है वो रेजिस्टर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा एक रेजिस्टर लेते हैं जो कि सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, तो सेमीकंडक्टर के केस में ओहम्स लॉ जो है वो ओबे नहीं करता, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं वो किस तरह से ओबे करते हैं, यानी ओहम्स लॉ जो है वो सिर्फ मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो है वो ओबे होता है अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखो। इसके लिए लिमिटेशंस है। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस वायर का, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट रखो, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी कांस्टेंट रखो। और इसी तरह से जो आपका आपका सरफेस एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमने कांस्टेंट रखना है इस केस में। और इसके अलावा हमने देखा जी कि बेसिकली स्पेसिफिक हीट रेजिस्टेंस के अंदर हम इसकी बात करेंगे। लेंथ जो है, ठीक है, उस वायर की लेंथ जो है वो भी कांस्टेंट रखनी है। तो उस केस में हमारे पास ओहम्स लॉ जो है वो बिल्कुल होल्ड करेगा और उस केस में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। अदरवाइज ओहम्स लॉ हर एक चीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है।